हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। आपका जेआईबी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट बहुत ही नज़दीक आ रहा है। एएफएम का पेपर अब बहुत ही नज़दीक आने वाला है। सो एएफएम में हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इन टोटल हम लोग 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के हम ऑलरेडी इसी सीरीज के पार्ट 1 में कवर अप कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मॉड्यूल सी एंड डी, जहां पर हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग रेशोज से रिलेटेड। देखिए, अकाउंटिंग रेशोज बहुत एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं, तो ऑलमोस्ट सभी रेशोज के फॉर्मूलाज आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा, ओपनिंग डेटर्स हमें दिए हुए हैं, क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, कैश सेल्स, टोटल सेल्स और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर दिए हुए हैं। पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेट कलेक्शन पीरियड। आपको डेटर्स का कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड निकालने से पहले मुझे यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालनी पड़ेगी। डेटर्स टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल्स मेरी कैसे आएंगी, टोटल सेल्स मेरे पास कितनी है 20 लैक्स हैं और कैश सेल्स 5 लाख है। तो क्रेडिट सेल्स मेरी क्या हो जाएंगी, 20 में से 5 को माइनस कर दो, यानी कि 15 लाख की क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर डेटर्स टर्नओवर रेशो में क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई, 15 लाख की आ गई। फिर एवरेज डेटर्स की अगर मैं बात करूँ, तो एवरेज डेटर्स का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो एवरेज डेटर्स अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो ये हो जाएंगे 240 और 360 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास एवरेज डेटर्स यहाँ से निकल कर आएंगे 3 लाख। 3 लाख से यहाँ डिवाइड कर देंगे, डेटर्स टर्नओवर रेशो टर्न अप्स टू बी 5 आ गई है मेरी डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब मुझे निकालना है डेट कलेक्शन पीरियड। डेज में निकला हुआ है तो 365 से डिवाइड कर देंगे। 365 से किसको डिवाइड करेंगे, डेटर्स टर्नओवर रेशो को। तो 365 से जब मैं 5 को डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास 72 के आसपास मेरी ये रेशो जो है वो आ जाएगी, है ना। यस, ये रेशो जो है मेरे पास, इसको जब मैं डिवाइड बाय 5 करूंगी तो ये 72 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है आपको किस तरीके से डेटर्स टर्नओवर रेशो को हम कैलकुलेट कर कर चलते हैं और कैसे फिर डेट कलेक्शन पीरियड निकाला जाता है। Further, moving to question number 2, in which section of the Income Tax Act are the deductions in respect to interest on deposits in case of senior citizen? Senior citizens के इंटरेस्ट को लेकर मॉड्यूल डी का आपका टॉपिक है, डिडक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन्स को लेकर हमारा जो 80 TTB सेक्शन है, इसमें हमारे को डिडक्शंस मिलेंगी रिगार्डिंग द सीनियर सिटीजन, अगर इनको कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है ऑन द सेविंग डिपॉजिट्स, ऑन एफडीज, आरडीज या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ठीक है ना। इनमें से किसी पे भी अगर इन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट के ऊपर इन्हें जो डिडक्शन रिसीव हो रही है वो आपकी 80 TTB के अंदर कैलकुलेट जो है डिडक्शन की जाएगी और वहां पर इनको डिडक्शन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन मॉड्यूल डी का क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आपको निकालने हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अगर वेरिएबल यूनिट 200 है, फिक्स्ड ओवरहेड 280 पर यूनिट है, जहां पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी जो बजटेड प्रोडक्शन है वो सेल्स के बराबर है, ठीक है ना। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे 40 लाख के हैं और हमारे को सेल्स प्राइस पर यूनिट निकालना है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है तो थोड़ी सी लंबी सी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी। किस तरीके से हम कैलकुलेट कर कर चलेंगे, तो लेट्स सी। सबसे पहले तो हम लोग, हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो हमारे को दिया हुआ है 280, है ना। एंड द कॉस्ट इंक्लूडिंग द फिक्स्ड ओवरहेड, यानी ये टोटल कॉस्ट दी हुई है ना। तो अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट 280 पर यूनिट दी हुई है, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी 200 है ना। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मेरी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगी 80 पर यूनिट, है ना। 80 रुपीज पर यूनिट मेरी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। अब जब मेरी 80 रुपीज़ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आ गई तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने आसान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फिक्स्ड ओवरहेड पता है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मैंने
निकाल लिए। मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड मेरे पास 40 लाख का है, इसको मैंने 80 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए वो कितने आ गए, वो आ गए मेरे पास 50,000। ठीक है ना, उन्होंने बोला था कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे पहले। फिर उसके बाद तो चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे 20% दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं सेल्स को x मान लूँ, वेरिएबल कॉस्ट मुझे दी हुई है 200, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा x माइनस 200, है ना। तो मैंने x माइनस 200 यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाय द सेल्स यूनिट, जो मेरे पास यूनिट्स आए थे 50,000, डिवाइडेड बाय द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरी जो है वो हमारे पास कितनी है, 80 गिवन है। तो इस सब को कैलकुलेट कर कर मेरे पास जो सेल्स हैं, सेल्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, इस सब को कैलकुलेट कर कर इट इज 300 पर यूनिट मेरे पास सेल्स आ रही हैं, यानी मेरा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन डिडक्शन का क्वेश्चन है कि 80D में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो किस चीज़ की मिलती है, तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को छोड़कर जो अगर आप मेडिकल के ऊपर कोई खर्चा करते हो तो वो आपको मिलती है ना। इट इज़ अवेलेबल ओनली इफ द पेमेंट इज मेड थ्रू एनी मोड अदर देन कैश एक्सेप्ट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक बात है। फिर अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की आपको डिडक्शन लेनी है तो उसमें कैश में पेमेंट होनी चाहिए, और वो भी कितने की, लगभग 5,000 की, 5,000 से ज़्यादा का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की आपको डिडक्शन मिलती है 80D में। तो मेरे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यानी मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जीरो बेस्ड बजटिंग, बजटिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। बजट्स का मतलब क्या होता है, देखिए प्रीवियस डेटा के बेस पर फ्यूचर को लेकर आप अपने अमाउंट्स को सेट असाइड कर कर रखते हो, वो आपके लिए बजट होता है, राइट। जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या मतलब है, जब आप प्रीवियस ईयर की फिगर्स को जीरो लेकर चलते हो, है ना। जब आप प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की फिगर्स को जीरो मानकर चलते हो और एक फ्रेश बेसिस पर बजट जो है उसे सेट करते हो, तो दैट इज नोन एज जीरो बेस्ड बजट। तो बजट्स टेकिंग लास्ट ईयर figures at the base and adding the increment, no. Budgets beginning from the zero level and every activity must be justified afresh regardless of the past expenditure. Budgets are prepared only for the variable expenses assuming fixed expenses remain unchanged, ये भी गलत है। and budget focuses on the historical performance, ये भी आपके पास गलत है, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है, कि पास्ट में किसी चीज़ के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ इस पर फोकस नहीं किया जाता, जीरो लेवल से जो है बजटिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ब्रेक इवन क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट को सेल कर रही है 200 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको 120 गिवन है और टोटल फिक्स कॉस्ट इज 1,60,000। इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड आपको ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालनी है, और ये बताओ कि ब्रेक इवन चार्ट क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो पहले ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालने का या ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मेरा निकल जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास 1,60,000 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेती हूँ, तो कंट्रीब्यूशन मेरा हो जाएगा 200 माइनस 120, यानी कि 80 रुपीज़ मेरा पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे पास 2000 आ गया आंसर। और इस चार्ट की आइडेंटिफिकेशन हेल्प करती है कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जहाँ पर इक्वल है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस जो वह है हमें वो ब्रेक इवन पॉइंट बताता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएसटी का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर हम बोलते हैं कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो उससे हमारा क्या मतलब है। देखिए जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि जीएसटी वहां पर एप्लीकेबल होगा जहां पर आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है ना। जहां पर आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो आपका जीएसटी का पॉइंट नहीं होगा, जीएसटी का पॉइंट होगा प्लेस ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से, यानी जीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, यानी ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। अगेन जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि जो 18% का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% चार्ज किया जाता है, वो कहाँ से चार्ज किया जाता है, किस सिचुएशन में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। Wrongful availment of the input tax credit that is utilized, delay in the payment of GST after due date irrespective return is filed or not, delay in filing the return when nil tax liability is there, and any late filing GST की वो आपको 18% रिटर्न जो है अट्रैक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी, कि अगर आप जीएसटी की फाइलिंग में लेट करते हो तो आपको 18% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको फॉरवर्ड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये फॉरवर्ड पॉइंट्स फॉरेक्स एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है वहां से कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स जो हैं वो आपके कैसे कैलकुलेट होते हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्पॉट रेट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड पीरियड, एंड ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 360। ठीक है ना। तो मेरे पास स्पॉट रेट कितना है 1.5 है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 3% है यानी 0.03 हो गया। फॉरवर्ड पीरियड मेरे पास 90 डेज है एंड टोटल पीरियड मेरे पास 360 डेज है। तो इसकी जब कैलकुलेशन की जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 90 एंड ओवरऑल दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 360, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.01125, यानी मेरा बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। WACC का क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादातर जो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट के चारों मेथड्स हैं, चारों ही मेथड्स एग्जामिनेशन में रेपिटेटिव बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। कभी किसी मेथड से कभी किसी मेथड से क्वेश्चन आ रहा है। और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC जो आपकी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट तीन सोर्सेज दे रखे हैं, तीनों की आपको प्रोपोर्शन दे रखे हैं और कॉस्ट दे रखी है। डेट की जो कॉस्ट आपको दे रखी है वो बिफोर टैक्स दी हुई है और उसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी गिवन है। तो सबसे पहले तो आफ्टर टैक्स आप कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लो। ठीक है ना। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 8% को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है। तो मेरे पास 1 माइनस टैक्स रेट जो है उसको मैंने 8% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 5.6% जो है वो मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ गई। WACC कैलकुलेट करेंगे तो WACC का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस एंड कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट। ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है 0.40, सॉरी प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी मेरे पास 0.40 है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास 0.15 है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस मेरे पास 0.10 है, प्रोपोर्शन 0.20 है एंड कॉस्ट ऑफ डेट अब 5 वाली लेनी है 0.056 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज 0.40। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशंस करूंगी तो कैलकुलेशन करते हुए 0.40 इंटू 0.15 मेरे पास ये हो जाएगा 0.06, देन ये हो जाएगा 0.02 एंड 0.056 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 ये हो जाएगा 0.0224। ठीक है ना। तो इस सबको सम कर दो तो मेरे पास आ गया 10.24%, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग WACC। क्लियर है बात आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मिस्टर राजेश एक रजिस्टर्ड डीलर हैं जीएसटी के अंदर और उन्होंने गुड्स सप्लाई करे हैं बायर को 15 जुलाई को। वो ये कह रहे हैं इसमें इनवॉइस इशू किया गया 18 को, गुड्स डिलीवर हुए 16 को और बायर ने पेमेंट करी है 28 जुलाई को। तो पूछ रहे हैं जीएसटी किस दिन एप्लीकेबल होगा, किस दिन पेमेंट ऑफ टैक्स की डेट जो है आएगी। तो इसके लिए हमारा रूल है दैट इट शुड बी अर्लियर ऑफ इनवॉइस इशू डेट। ठीक है। डिलीवरी डेट एंड
पेमेंट मेड, जिस दिन आपने पेमेंट रिसीव हुई है, आपको समझ लो। तो इन तीनों में से अर्लियर डेट 16 है, यानी जीएसटी आपका 16 जुलाई को एप्लीकेबल होगा फॉर पेमेंट। क्लियर है बात आपको? 11th क्वेश्चन तक हमने काफी कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं, सम फ्रॉम मॉड्यूल सी एंड सम फ्रॉम मॉड्यूल डी। क्वेश्चन नंबर 12 फाइनेंस लीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, दोनों ही लीज जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। छोटे छोटे कुछ और लीज टाइप हैं, जैसे सेल एंड लीज बैक है, वेट लीज, ड्राई लीज का कंसेप्ट है, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो फाइनेंशियल लीज जो है वो एक ऐसी लीज होती है जो कि लगभग पूरा जो हमारा लीज पीरियड होता है, वो हमारा लीज पीरियड लगभग हमारी कंप्लीट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट को कवर अप कर कर चलता है। फाइनेंशियल लीज के केस में क्या होगा कि जो भी एसेट है जो जिसको लीज पर दिया गया है, तो लेसर और लेसी के बीच में रिलेशन होता है, ये तो हमें पता ही है ना। तो फाइनेंशियल लीज के केस में क्या किया जाता है, ये जो एसेट है ये लेसर लेसी को ट्रांसफर कर देता है एट द एंड ऑफ द पीरियड, क्योंकि मेजर टाइम तो एसेट लेसी के पास ही है, और जब तक एसेट वापस करने का टाइम आता है तब तक लगभग उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाती है। तो लेसर लेसी को एसेट ट्रांसफर कर देता है। तो एक ऐसी लीज जिसमें एसेट लेसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी वो फाइनेंशियल होगी, और अगर एसेट लेसी को ट्रांसफर नहीं की जाएगी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड तो वो ऑपरेटिंग होगी। अगर एक ऐसी लीज जहां पर आपकी जो लीज पीरियड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट को कवर कर रहा है तो फाइनेंशियल लीज है। अगर लीज जो है कंप्लीट इकोनॉमिक लाइफ को कवर नहीं कर रहा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग लीज हो जाएगी। क्लियर है आपको इतनी बात? तो यहाँ पर क्या पॉइंट दिए हुए हैं कि लेसर बियर्स द मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड ओनरशिप एंड द लीज टर्म इज शॉर्ट, तो ये तो आपका ऑपरेटिंग लीज का फीचर है। लीज जो है कभी भी कैंसिल की जा सकती है विदाउट पेनल्टी, और पेमेंट्स जो है वो वेरिएबल रहती हैं। ओनरशिप ऑफ द एसेट इज नॉट लीगली ट्रांसफर्ड, तो ये भी कौन सी लीज है, ये भी आपकी ऑपरेटिंग लीज है। द लेसी बियर्स ऑल द सब्सटैंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड द एसेट इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल फाइनेंशियल लीज से रिलेटेड रहेगा। यानी अभी मैंने आपको बताया ना कि सब रिस्क रिवॉर्ड्स एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। पेनल्टी की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल लीज जो है उसमें आपको पेनल्टी, अगर आप लेसी हो तो फाइनेंशियल लीज के केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप लीज को कैंसिल कर देते हो। बट ऑपरेटिंग लीज के केस में आपको बिना किसी पेनल्टी के आप इस लीज को कैंसिल कर सकते हो। तो आई होप आपको फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला रहेगा प्राइस अर्निंग रेशो का। प्राइस अर्निंग रेशो एक ऐसी रेशो जो कि आपको ये बताती है कि इस करंट मार्केट प्राइस पर आपको मार्केट में शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ये रेशो ऐसा कुछ इंडिकेट करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस जो शेयर का आपके मार्केट प्राइस है, इसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है ईपीएस से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन में बोला हुआ है कस्टमर 24,000 रुपीज एक बैंक में डिपॉजिट करवा रहा है, तो 24,000 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो 8% आ गया। टाइम 9 मंथ्स है। अब 9 मंथ्स टाइम होने का मतलब 9 आउट ऑफ 12, क्योंकि ये पूरा ईयर नहीं है तो आप इसको मंथ्स में लिखोगे तो 9/12 लिखकर चलोगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 24,000 का 8% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1440, यानी कि ऑप्शन डी मेरे पास क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और अगर इसी में मेरे को अमाउंट निकालने को पूछ लेता तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 24,000 प्लस 1440, यानी कि 25,440 रुपये मेरा अमाउंट हो जाता। क्लियर है आपको? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक से छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं। इनको क्वेश्चंस, इन फॉर्मूलाज को जरूर कर कर जाइएगा। बचपन से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं 5th 6th से स्टार्ट हुआ था, वहां से करते हुए आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके लिए नहीं रहेगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिकॉग्नाइज्ड टाइप्स पूछे गए हैं। तो इनमें से कौन सा रिकॉग्नाइज्ड टाइप नहीं है, ऐसा पूछा गया है।
बेसिक स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड और नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो देखिए इसका आंसर तो होगा नॉर्मल स्टैंडर्ड, क्योंकि ऐसा कोई भी टाइप एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात कर लेते हैं बेसिक स्टैंडर्ड की। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होंगे जो कि पुराने हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के ऊपर सेट किए गए हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स विद द टाइम चेंज नहीं होते हैं। तो ये ओल्ड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूजुअली प्रैक्टिस में फॉलो नहीं किया जाता। आइडियल स्टैंडर्ड्स जो हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स कुछ इतने ज़्यादा आइडियल हैं कि इनको अचीव करना बहुत मुश्किल है। ये अनअचीवेबल कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। इनको इतना हाई लेवल बना दिया जाता है कि इन्हें अचीव करना मुश्किल है, एंड ऑल्सो इट रिड्यूसेस द मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके मोराल को भी डाउन कर देते हैं ये आइडियल स्टैंडर्ड्स। क्योंकि आइडियल स्टैंडर्ड्स के केस में क्या सिचुएशन हो रही है कि एम्प्लॉयज़ को क्लैरिटी ही नहीं है ना। एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको इन टारगेट्स को अचीव करना है। टारगेट्स इतने हाई सेट हो चुके हैं कि एम्प्लॉय वहां तक पहुंच नहीं पाता, जिस वजह से उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स, जिनको हम करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स बोल दो, अचीवेबल स्टैंडर्ड्स बोल दो, तो ये स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? जो एक्चुअल में प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। सो दीज आर अचीवेबल एज वेल। इन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर कर ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स जो हैं वो फुलफिल होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स थोड़े से प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स भी कहलाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। फिर से रेशोज का एक क्वेश्चन है। करंट रेशो आपको दी हुई है, करंट लायबिलिटीज आपको दी हुई है, और क्वेश्चन में नेट वर्किंग कैपिटल पूछी हुई है। करंट रेशो का अगर हमारे पास फॉर्मूला हम देखें तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। मेरी करंट रेशो दी हुई है 1.33:1। करंट एसेट्स मुझे पता ही नहीं है, लायबिलिटीज मुझे पता है मेरी कितनी है 15,000। तो मेरे पास करंट एसेट्स यहाँ से कैलकुलेट कर कर कितनी आ जाएंगी, ये आ गई है 19,950। मेरी वैल्यू आ गई है करंट एसेट्स की, ठीक है। अब मुझे निकालनी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हैं 19,950, करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी है 15,000, है ना। तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4,950, यानी ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भावनाओं में बहकर जल्दी जल्दी इसको आंसर मत बना देना, ये तो हमारी क्या है, करंट एसेट्स हैं। दिस इज नॉट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को ज्यादा यूजफुल क्यों माना जाता है? तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो साइट के ऊपर की जाती है। जॉब कॉस्टिंग तो आपकी अपनी वर्क प्लेस पर की जाती है, जहां पर भी आप काम करते हो, जो आपका फैक्ट्री आउटलेट जो भी है वहां पर जॉब कॉस्टिंग होती है ना। जॉब कॉस्टिंग क्या है? हर जॉब में एक स्पेसिफिक टाइप की कॉस्टिंग होती है। जैसे मान लो आपका काम कोई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने का, तो हर जॉब आपके लिए एक अलग होगी। बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लंबे टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो लिए जाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और ये सब चीज़ें, तो वो यूजुअली साइट पर जाकर की जाती हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बड़े होते हैं, साइट स्पेसिफिक होते हैं, और साथ ही साथ लंबी ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। डायरेक्ट कोट की बात करते हैं। फॉरेक्स अरिथमेटिक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के कोट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जो हमारा डायरेक्ट कोट है वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर फॉरेन करेंसी का, डायरेक्ट कोट के केस में क्या किया जाता है, फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट लिया जाता है और उसको होम करेंसी की रेफरेंस में बताया जाता है कि होम करेंसी के कितने यूनिट्स इससे आएंगे। दिस इज द डायरेक्ट कोट। फिर एक कोट होता है हमारे पास इनडायरेक्ट कोट, जहां पर होम करेंसी का 1 यूनिट लिया जाता है और उसको फॉरेन करेंसी की रेफरेंस में लिखा जाता है। तो ये लगभग जहां पर हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होगी वहां पर ये पॉइंट्स में आंसर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट कोट की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कोट
इंडियन नेशनल के हिसाब से, इंडियन रुपी की जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फॉर द डायरेक्ट कोट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने की बात कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही है एक तरीके से, जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, बीटा आपको शेयर का 1 दिया हुआ है, और करंट जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 12% है। तो मेरे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या फॉर्मूला है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इनटू मार्केट का जो एक्सपेक्टेड रिस्क है, और फिर से माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास हो जाएगा 9%, बीटा 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 3 हो गया, और 9 प्लस 3 मेरे पास फिर से कितना हो गया? 12 हो गया। तो यानी मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12% है। इक्विटी मार्केट जो है, इक्विटी कैपिटल जो है वो ज़्यादा रिस्की है दैन इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, है ना। बाकी जितनी भी कैपिटल की फॉर्म्स हैं, जैसे डेट है, प्रेफरेंस है, उनके कंपैरेटिवली इक्विटी ज़्यादा रिस्कीयर कैपिटल है। तो ज़्यादा रिस्की कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर रिटर्न की जो डिमांड है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा की जाती है फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कमर्शियल पेपर के बारे में क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि कमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स दी हुई हैं, और आपको आगे पूछा हुआ है कि कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट रहेंगी। कमर्शियल पेपर कैन नॉट बी इशूड बाय, कौन कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकता? कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसीज एंड ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 crores, cooperative societies with a minimum net worth of 25 crores, and LLPs with a minimum net worth of 50 करोड़ रुपीस। तो कमर्शियल पेपर इनमें से कौन इशू नहीं कर सकता? तो कमर्शियल पेपर इनमें से ना तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इशू कर सकती हैं, ना ही एलएलपीज इशू कर सकती हैं। तो सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और जो आपके कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, वो कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं, बाकी कोई भी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकता। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट्स ऑफ एस्केलेशन कॉस्ट एंड प्रोग्रेस पेमेंट्स। तो एस्केलेशन कॉस्ट क्या होती हैं? ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि विद द चेंज ऑफ टाइम पीरियड, अगर इन्फ्लेशन वगैरह हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करने की बात की जाती है। इसका आंसर इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे है? देखिए, एस्केलेशन क्लॉज में क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको भी पता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए होती है जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर यूजुअली क्या होता है कि विद टाइम, ऑल्दो कॉस्ट पहले सेटअप कर ली जाती है, बट विद द टाइम जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक क्लॉज होता है एस्केलेशन कॉस्ट का कि अगर अगर जो है इन्फ्लेशन हो गई, प्राइजेस बढ़ गए, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो रिवाइज कर दिया जाता है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रिवाइज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन लेवल्स। तो और प्रोग्रेस पेमेंट्स भी इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो दोनों ही कंसेप्ट, चाहे वो एस्केलेशन क्लॉज है, चाहे वो प्रोग्रेस पेमेंट है, प्रोग्रेस के हिसाब से आपको पेमेंट वगैरह करी जाती है प्रोजेक्ट की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के केस में किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22, जहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनाना बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। बिजनेस को इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देना बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही काम है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये, और सपोर्टिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, सो दिस इज नॉट द फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो द फंक्शन। यानी कि मेरा आंसर जो है ऑप्शन सी होगा 22nd क्वेश्चन का। क्लियर है? आगे बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। आपको ये दिया हुआ है कि अगर एक कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स 120% है ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यानी कि कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म फंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कंडीशन, कंक्लूजन, कि कंपनी की करंट रेशो
8.2:1 है। कंपनी का नेगेटिव टेंजिबल नेटवर्थ है, कंपनी की लो कैपिटलाइजेशन है, या कंपनी की नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल है। तो देखिए, अगर मेरी फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म फंड से ज़्यादा है, इसका मतलब मेरी फिक्स्ड एसेट्स को फंड करने के लिए एक तो लॉन्ग टर्म फंड्स का यूज़ हुआ और एक इनको फंड करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ हुआ। दिस सिचुएशन ऑफ फंडिंग फिक्स्ड एसेट्स विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इज नॉट डिजायरेबल। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स आपको जल्दी रीपे करने हैं, विद इन द 1 ईयर आपको रीपे करने हैं, वेराज जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपकी 1 ईयर के बाद रीपे की जाती है ना। फिक्स्ड एसेट्स तो आपकी 12 मंथ से ज़्यादा बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, तो इस वजह से आपका जो लाइकली कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव आएगी। कंपनी की जो टेंजिबल नेटवर्थ है, टेंजिबल नेटवर्थ का मतलब क्या है, जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर हम नेटवर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी नेगेटिव आएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स हमें पहले देने पड़ेंगे, बट फिक्स्ड एसेट हमारे बिजनेस में लंबे टाइम पीरियड तक रहेंगी। तो दिस सिचुएशन इज 100% नॉट डिजायरेबल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, अकाउंटिंग रेशियोज की इनमें से एक लिमिटेशन है, आपको बताना है कि कौन सी लिमिटेशन है। इंट्राफर्म कंपैरिजन, यस दिस इज राइट कि एक इंट्राफर्म कंपैरिजन को फैसिलिटेट करती है। अकाउंटिंग रेशियोज जो है एक फर्म की दो डिविजन्स को कंपेयर करने में काम आती है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन तो दो डिफरेंट बिजनेसेस को कंपेयर करने के लिए भी काम आती है, बट विंडो ड्रेसिंग इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग फिगर्स हैं, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा वाइटल फैक्ट्स को हाइड किया जाता है और उसे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश की जाती है, उन्हें अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, ऑल्दो वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो बिजनेस की सिचुएशन को जब बिजनेस के जब फैक्ट्स को कंसील किया जाएगा, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही कुछ गड़बड़ी है, तो इसका मतलब जो उससे डेवलप्ड अकाउंटिंग रेशियोज हैं उसमें भी गड़बड़ी होगी। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग रेशियोज की। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। डेट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करने को इन्होंने बोला है। टोटल एसेट, करंट लायबिलिटीज और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको गिवन है, ठीक है ना। तो टोटल एसेट्स जो मेरी हैं वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर है, राइट। टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड रिजर्व, है ना। और टोटल एसेट्स मेरे को यहाँ पर 10 लाख इन्होंने दी हुई है, तो मेरे पास इस हिसाब से नॉन करंट लायबिलिटीज निकल कर आ रही हैं 3 लाख रुपए। और अब निकाल दो डेट इक्विटी रेशो। नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास 3 लाख है और मेरे पास इक्विटी 2 लाख है, तो मेरे पास जो रेशो है वो 1.5:1 आ जाएगी, यानी मेरा ऑप्शन बी। तो हमने मोटे मोटे सारे कंसेप्ट जो हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं उन्हें कवर अप किया है। अगर मैं रिपीटेड टॉपिक्स को एक बार ब्रीफ करना चाहूँ तो मॉड्यूल सी में अकाउंटिंग रेशियोज बहुत बार पूछा जा रहा है, बॉन्ड्स से वाईटीएम करंट यील्ड का क्वेश्चन आ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू निकालने की बात करते हैं, ठीक है जी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एनपीवी, एआरआर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डब्ल्यूएसीसी वगैरह की कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉरेक्स अरिथमेटिक से फॉरवर्ड पॉइंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी रेपिटेटिव बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, बट ये टॉपिक्स बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। आगे अगर बात की जाए मॉड्यूल डी की, तो मॉड्यूल डी में जीएसटी के बेसिक्स, इनकम टैक्स डिडक्शन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन पॉइंट, सीवीपी एनालिसिस, कुछ कॉस्टिंग मेथड्स जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इवन मार्जिनल कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और बजटिंग से तो पूछे ही जा रहे हैं। So that was all about from my side regarding the most important और most repeated questions topics जो भी हमारे previous 6 attempts में पूछे गए हैं। I hope this helps you and all the best for your exam preparation। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।